नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब कहें तमाम राजनीति पार्टियों में टिकट वितरण को लेकर के मंथन हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस की चुनाव समिति के अंदर मंथन चल रहा है, वहीं बीजेपी की चुनाव समिति में भी मंथन चल रहा है। कल भी हमने आपको रात को खबर दिखाई थी कि बीजेपी की चुनाव समिति की मीटिंग गुरुग्राम में चल रही है लगातार, और राव इंद्रजीत सिंह भी वहां पहुंचे थे। और अब चर्चा में हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी, जो एक विश्लेषण करने वाले हैं। जाहिर है चौहान साहब के विश्लेषण कई मायनों के अंदर अलग होते हैं, लेकिन जिस तरीके से टिकट वितरण को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों में मंथन हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो टिकट के दावेदार हैं उनमें भी खलबली मची हुई है। आखिर किसको टिकट मिलेगी, किसकी टिकट कटेगी, कौन बागी होगा, ये तमाम सवाल अभी खड़े हैं। लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कहीं ना कहीं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक एक टिकट पर कई कई दावेदार है, इसीलिए पार्टियों को माथापच्ची करनी पड़ रही है। चौहान साहब से सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस माथापच्ची के क्या मायने हैं। क्या सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है, किस तरीके से एक दूसरी पार्टी को देखा जा रहा है, पहले कौन टिकटों की घोषणा करे, पहले कौन करे, पहले मैं पहले तू, पहले मैं पहले तू, इस स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। चौहान साहब, किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ कांग्रेस की चुनाव समिति की मीटिंग चल रही है, एक तरफ बीजेपी की चुनाव समिति की मीटिंग चल रही है, आखिर किस तरीके से देखते हैं? अब तो तारीखों का ऐलान भी हो गया, ये मंथन क्यों इतना लंबा चल रहा है, वजह क्या है? मोहनलाल जी, आपने सही बात पकड़ी है और ये मुद्दा भी है और चर्चा का विषय भी है। आज बच्चे बच्चे की ज़बान पर यही सवाल है कि किसकी टिकट, किसको कहाँ से टिकट मिलेगी। अब हमने देखा कि भाई कांग्रेस के पास 2500 से भी ज़्यादा टिकटार्थियों ने आवेदन किया और उन्होंने बाकायदा फीस, एक किस्म से कंट्रीब्यूशन, मतलब 20,000 शायद सामान्य सीट के लिए है और रिजर्व सीटों के लिए 5,000 या कुछ राशि है। तो इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना, ये कहीं ना कहीं पब्लिक के मूड को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जनता का मूड जो है परिवर्तन का है। मूड का एक किस्म से प्रमाण भी दिया। अभी लोकसभा के चुनाव होके संपन्न हुए हैं तो 5-5 जहां सीटें बराबर 10-0 से 5-5 पर आ खड़ी हुई कांग्रेस और बीजेपी, और उसमें भी अगर आप देखो तो वो 3 सीटें अहीरवाल और दक्षिणी हरियाणा से हैं और 2 सीटें जीटी रोड की हैं। 2 सीटों में भी आप करनाल की सीट कह सकते हो, एक ही सीट, क्योंकि कुरुक्षेत्र की सीट कांग्रेस ने नहीं लड़ी थी, कुरुक्षेत्र की सीट गठबंधन में आपने लड़ी थी और उसमें भी जो कहीं ना कहीं एक डील हुई थी वो भी सार्वजनिक हो गई कि वो 20-30 हजार वोटों की जीत कोई जीत नहीं है लोकसभा के चुनाव में। वैसे भी 90 विधानसभाओं का भी अगर आप जो आंकड़ा सामने आया है कि 44 सीटें विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 42 सीटें विधानसभा की कांग्रेस लीड में है और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड पर है, मतलब 46 और 44। तो इंडिया गठबंधन प्लस में है और 2024 में भी 2019 की तरह से बीजेपी जो एक किस्म से बहुमत का आंकड़ा है उसको छू भी नहीं पा रही, पार करने की तो बात छोड़ो। आपने अभी पिछले 2 दिन पहले ही एक वरिष्ठ मंत्री भारतीय जनता पार्टी का वो सार्वजनिक मंच से कह रहा है कि भाई मान लो भगवान ही नाराज हो जाए हमारे से, तो कोई गड़बड़ हो जाए तो भाई मारले ऊपर जो दिल्ली वाले हैं ना वो 6 महीना नहीं पकड़ने देंगे। मतलब उनको डर सता रहा है एंटी इनकम्बेंसी का लगातार। इस वजह से बीजेपी की मजबूरी है टिकटों को किसी ना किसी बहाने टालना
कि हम स्क्रीनिंग करेंगे, 3 दिन मंथन चल रहा है, कल भी मंथन होगा, कल भी मंथन था, आज भी मंथन है, फिर स्क्रीन कमेटी में भेजेंगे, फिर हाईकमांड के पास भेजेंगे। वो नाराज भी नहीं करना चाहते कि भाई जिसकी टिकट कटी वो हवा का रुख देखते भाग के कांग्रेस के पाले में चला जाएगा। यही हाल कांग्रेस का है कि 2500 टिकटार्थियों को अपने बाड़े में डांटना एक बहुत बड़ी मशक्कत है। तो उसमें भी कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो बावरिया भी थे और अपने उदयभान भी थे, हुड्डा साहब भी थे। मतलब उन्होंने बहुत ही रिलैक्स मूड में कि जैसे भाई हम मीटिंग कर ली है, मंथन हुआ हरियाणा के बारे में और बस ये 2-3 बात प्रस्ताव पास हुए कि भाई सबका बायोडाटा स्क्रूटनाइज करो, देख लो, वो कर लो और फिर वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएगी, फिर हाई कमांड के पास जाएगी, फिर हम टिकट अनाउंस करेंगे। वो भी बात देख रहे हैं कि और कौन कौन उछट के बीजेपी का सिटिंग एमएलए, मंत्री वो हमारी तरफ आ सकता है। तो ये शय और मात का खेल चल रहा है। तो ये खेल अभी और चलेगा। नहीं, और चलेगा। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इसी तरीके से बीजेपी में भी मंथन चल रहा है, कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है। सवाल इस बार जो है, अभी सीएम जिनको बनाया गया नायब सिंह सैनी को, क्या वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे? उनकी भी सीट बदली जा सकती है। आपको लगता है वो भी कहीं ना कहीं पसोपेश के अंदर है कि अभी हाल ही के अंदर उपचुनाव जीत करके वो करनाल से आए हैं, क्या दोबारा करनाल से चुनाव लड़ेंगे या कोई और जगह बदलने की चर्चाएं चल रही है? तो ऐसी कौन सी सीट हो सकती है? मोहनलाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखो नारायणगढ़ से 14-19 में ये एमएलए थे और मंत्री मतलब मनोहर लाल जी के उसमें रहे, शागिर्दी में सारी चीजें। लेकिन अब 2019 और 24 जो पीरियड गया उसमें इन्होंने अपना वो खुद इन्हें पता था कि भाई शायद वहां बात ना बने, तो ये एमपी के दावेदार बन गए और इनको कुरुक्षेत्र से एमपी का टिकट दे दिया और ये जीत गए। लेकिन एमपी महोदय अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव नहीं जितवा पाए। ये तो नारायणगढ़ की और इनके जो होम टाउन है इलाके, वो पोजीशन है। रही बात करनाल की, करनाल क्योंकि ये सारा ठीकरा अब खट्टर साहब पर फूट रहा है। खट्टर साहब को हटाया क्यों गया? खट्टर साहब को यूं ही तो हटाया गया कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार से ज्यादा मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ है। तो खट्टर के रहते हुए ये पार्लियामेंट के हम नहीं जीत पाएंगे। फिर खट्टर साहब ने ही नायब सैनी का नाम सुझाया कि भाई वो बन जाएंगे, और उस चीज को कायम रखने के लिए, करनाल वालों को खुश करने के लिए इनको उन्होंने अपनी सीट खाली करी कि भाई मुख्यमंत्री करनाल का ही रहेगा। इसलिए बाई इलेक्शन में इनको वहां से लड़ाया और जिता भी दिया लोगों ने कि भाई चलो चीफ मिनिस्टर तो यहीं का रहेगा, खट्टर साहब सेंटर में चले गए, चीफ मिनिस्टर करनाल का रहेगा। लेकिन अब हम नहीं कह रहे, इनका मंथन और इनकी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अब नायब सिंह सैनी के लिए सेफ सीट की वो दरकार हो रही है, क्योंकि अमित शाह ने जून के लास्ट में कह दिया वहां पंचकुला में कि इनके नेतृत्व में, इनके नाम पर ही हम 2024 के विधानसभा चुनाव में जाएंगे। अब जाएंगे तो फिर कहां से लड़ाएंगे? सरकार हार जाए, पार्टी हार जाए, कोई बात नहीं, लेकिन सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। तो उसके लिए एक हमारा अनुमान है, आकलन है। मोहनलाल जी, हम कोई प्रोफेशनल वो नहीं, ना कोई हम किसी पार्टी से बंधे हुए, लेकिन जो हालात, सरकमस्टांसेस और जिस लाइन पर चाणक्य, अमित शाह
क्योंकि उनको इंचार्ज बना रखा है हरियाणा के इलेक्शन का, वो भी साथ बिछा रहे हैं। जीटी बेल्ट को तो 29 जून को या कब मीटिंग थी पंचकुला में, वहां वो साध गए, और फिर 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में ओबीसी का सम्मेलन, मतलब वो उन्होंने कर दिया और करके आशीर्वाद दिलवा गए राव इंद्रजीत सिंह से भी बुला के, वरना जरूरी नहीं था कि राव इंद्रजीत सिंह उस मंच पर जाएं, लेकिन वो चले गए और उनकी मौजूदगी में एक किस्म से हाथ उनके ऊपर भी रखवा दिया। मैं आपको रोकूंगा, मैं रोकूंगा आपको। आप जो बता रहे महेंद्रगढ़ में हुआ, क्योंकि महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर सैनी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां के सैनी जो चेयरमैन भी है नगर परिषद की, तो आपको लगता है नारनौल एक सेफ सीट है क्योंकि सैनी बिरादरी से आते हैं, तो वहां ज्यादा सेफ है कि चुनाव जीत जाएंगे, एक तरफा वोट उनको मिल जाएंगे? बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी। महेंद्रगढ़ नारनौल में ही नहीं, नांगल चौधरी में भी नगर पालिका प्रधान सैनी ही है। मतलब तीनों जगह, मतलब सैनी बाहुल्य में है और नारनौल में तो एक किस्म से डिसेसिव, मतलब बहुत कांटे का पिछले चुनाव में भी रहा। तो अगर नारनौल से, ये हमारा अनुमान है कि एक सीट सेफ नारनौल की हो सकती है जहां से नायब सैनी को लड़ाया जाए, और इस बात का भी पेटा भर दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री दक्षिणी हरियाणा से दे दिया है। तो फिर दूसरा खेल राव के साथ, देखिए जीटी बेल्ट को साथ गए वहां पर, और फिर राव को आप कह रहे के नाम से अगर नारनौल से लड़ लेंगे तो अहिरवाल का हो जाएगा, लेकिन राव तो फिर वहीं खड़े रह गए ना। राव के साथ भी ये तो देखो, राव साहब ने अपना निर्णय खुद लेना है, क्या उनकी डील हो रही है, क्या बातें हो रही हैं। जो कुलदीप बिश्नोई के साथ एक गठबंधन इनका 2.5 साल का, कि भाई कुछ समय आप रहोगे, कुछ समय मुख्यमंत्री में, भारतीय जनता पार्टी का हमने इस पिछले 10 साल में देखा कि योगी यूपी वाला बाबा तो इनकी पकड़ में नहीं आ रहा, वो तो अपना एक टर्म भी पूरा कर गया और दूसरा टर्म भी वो पूरा करने जा रहा है। बाकी हर स्टेट में इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को टर्म पूरा नहीं करने दिया और नए नयों को मौका मिला। तो खट्टर ने तो किया है भाई, एक टर्म तो पूरा किया, दूसरे टर्म में तो हटाया उनको, दूसरा टर्म में तो पूरा नहीं करने दिया ना। वो तो हमने बताया कि भाई खट्टर तो एक किस्म से खड़ाऊं की तरह से डायरेक्ट उन्हीं का राज था, रिमोट कंट्रोल से। लेकिन अब अहिरवाल में तमाम लोगों की निगाह तो राव पर टिकी हुई ना। अहिरवाल की सीटों का किस तरीके से वितरण होगा, क्या बीजेपी कैडर के लोगों को टिकट मिलेगी या राव समर्थक को टिकट मिलेगी, उस पर भी तो मंथन हो रहा है। राव भी उस समिति के अंदर गए हुए हैं। अगर नायब सैनी को नारनौल से लड़वाते हैं तो टिकटें राव की मर्जी से अहिरवाल में दी जाएंगी। कितनी टिकटें हैं अंदाजन? 5 में कितने, 2, 4, 5 या भाई राव 5-6 सीटें मान जाएंगे आपको लगता है? हाँ बिल्कुल मान जाएंगे, अगर वो डील हो रही है कि भाई बीच में हम नायब सैनी को हटा के आपको भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आरती राव को लेकर के क्या सोचते हैं आप? सबसे बड़ा पेच वहां फंस रहा है। आरती राव कोसली से लड़ाएंगे, किसका टिकट कटेगा? लक्ष्मण का टिकट कटेगा या फिर अटेली भेजेंगे? तो अटेली से कैसे क्या होगा, क्योंकि सीएम जब आप कह रहे नारनौल से लड़ेगा तो आरती के लिए भी सेफ सीट अटेली है, उनकी पसंद भी है आरती की। तो किस तरीके से आप बात देखते हैं? बिल्कुल, अटेली से आरती तो कह चुकी है कि भाई मैंने चुनाव जरूर लड़ना है। और अगर राव की अनदेखी होती है, मान लो जिस तरीके से कल भी हमें जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि राव की फिलहाल इतनी वो नहीं हो रही है कि राव के हाथ के अंदर चार्ज दिया जाए, क्योंकि चुनाव जो समिति बनाई है उसके अंदर खट्टर हो, चाहे बड़ोली हो या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, इन तीनों के ऊपर दारोमदार छोड़ा गया है। और अभी कल जो चर्चा चली थी उसके अंदर अभी रेवाड़ी का जिक्र नहीं आया था, 5 जिलों का जिक्र आया था। तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? आज हो सकता है रेवाड़ी का जिक्र आया और रेवाड़ी की 3 सीटें। नहीं, जिक्र तो कल ही आ लिया रेवाड़ी का, 5 जिलों का कल जिक्र आ लिया। लेकिन जैसा मैंने बताया है कि ये तो कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं कर रहे, एक फॉर्मेलिटी
निभा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने इसीलिए आदमियों हो रहा है कि पहले कांग्रेस टिकटों की घोषणा कर दे और या बीजेपी कर दे, या बीजेपी कर दे, बस इसी वजह से ये टाइम पास या फिर गेम इनको चल डर रहा है। लग रहा है ये जो हमारे अस्तबल में घोड़े बंधे हुए ये भाग ना जाइए, दोनों को डर लग रहा है, दोनों को डर लग रहा है। राव की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? अब अंत में तो ये बता दीजिए, राव की भूमिका अब क्या वाकई 5-7 सीटों पर रहेगी? अब पूरे अहिरवाल क्षेत्र को गुड़गांव से लेकर के और डुंडाहेड़ा से लेकर के नांगल चौधरी तक राव की पसंद पे जो उम्मीदवार होंगे बीजेपी कैडर के उम्मीदवारों को दी जाएगी? क्योंकि अब बात वही, अगर राव बीजेपी में बने रहते हैं तो राव की पसंद सवाल खड़ा कर देते हैं, आप बने रहते हैं तो आपको डाउट है बीजेपी छोड़ देंगे राव? नहीं, ये तो हालात बताएंगे। वो राव साहब से क्या पार्टी के नाते और उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, चल रही है, तो राव की पसंद से ही टिकटें दी जाएंगी। नहीं दी जाती है तो वही कह रहा हूं मैं कि भाई जाते हैं, मतलब राव को इग्नोर कर दिया जाता है। तो आपको लगता है यानी कि 30 तारीख से पहले राव पार्टी को क्विट कर सकते हो, ऐसा आपको संशय लगता है? राव पार्टी क्विट नहीं करेंगे, लेकिन राव के जंगी घोड़े मैदान में आ चुके हैं, तो वो इंसाफ मंच से भी लड़ सकते हैं, वो किसी और पार्टी से भी लड़ सकते हैं, वो खुला मैदान है। कौन सी सीटों पे, कौन सी सीटों पे? रेवाड़ी, जाटूसाण, अकोसली, अटेली, नारनौल, तो 4 ही, महेंद्रगढ़, तो मैं कह रहा 4-5 सीटें हुई, बिल्कुल ज्यादा अहिरवाल की नहीं। बाकी तो गुड़गांवा हुआ, बादशाहपुर हुआ, सोहना हुआ, पटौदी और बावड़ जो हैं वो रिजर्व हैं। तो इसलिए ये 4-5 सीटें ही मायने तो रखती अभी लगता है हैं। मंथन और होगा भी, बिल्कुल होगा, मंथन होगा, ये चौहान साहब है जो बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इस विश्लेषण में निकल के आया है कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा का चुनाव हो सकता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उनके लिए एक सेफ सीट की जरूरत है। और सेफ सीट महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल है, क्योंकि वो सैनी बाहुल्य है, वहां पर सैनी समाज के वोटों की अच्छी खासी संख्या है। तो ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। और राव की अनदेखी अगर बीजेपी में हुई तो कहीं ना कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ भी हो सकता है। और यही चीज है कि बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध रही है और अमित शाह के हाथ में कमान है। और चौहान साहब जिस तरीके से बता रहे हैं, क्या बीजेपी की कोई डील हुई है, 2.5 साल की डील हुई है, किस तरीके से राव की डील हुई है? अगर राव की अनदेखी होती है तो राव क्या कुछ करेंगे, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन चौहान साहब का मानना है कि राव शायद कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। लेकिन मंथन लगातार जारी है, यह मंथन क्या रूप लेगा, किस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों की धड़कन भी भरी हुई है कि कैसे उम्मीदवारों को रोका जाए। कोई अगर बड़ी पार्टी का आता है तो कैसे उसको अपनी पार्टी में लाया जाए। तो पहले मैं पहले तू, पहले मैं पहले तू, इसके अंदर मामला अटका हुआ है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।